जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अपना समय से रिवीजन भी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो एग्ज़ाम है उसकी शायद नोटिफिकेशन आज आ जाएगी। जो भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन शायद आज रात तक आ जाए और आपको पता लग जाएगा कि कब कब कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम है। बाकी इन सब चीज़ों से परे आपको ये समझना चाहिए कि यार एग्ज़ाम तो होना ही होना है, क्यों ना उसकी तैयारी पहले से ही करें। और एक बात कहीं ना कहीं हमने अपने इस करियर में अपने अनुभव के आधार पर देखी है कि सिलेक्शन केवल उन्हीं बच्चों के होते हैं जो पहले से अच्छे से तैयारी करते हैं और भर्ती की नोटिफिकेशन आने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह सारी तैयारी करते हैं। अगर आप केवल तब चलेंगे जब एडमिट कार्ड आ जाए या भर्ती से 1 महीना पहले रह जाए, फिर आपकी उम्मीदें हो मैराथन से कवर करा दी, ऐसा नहीं हो पाता। चलिए खैर, आप सभी लोग तो बड़े ही आ, आप सब लोग तो बहुत ही कह सकते हैं ना कि सिंसियर इंसान हैं, अवेयर इंसान हैं, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आओ एक बार वैभव, जगदीश, ओमकार सिंह, स्वागत है भाई। नीतीश, संतोष भाई, वेरी गुड इवनिंग। मनीष कुमार, भूपेंद्र, ये कलर पता नहीं भाई क्या कह रहे हो। सुनील कुमार, इंद्रजीत कुमार, वेरी गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए, तो एक क्वेश्चन से आज के सेशन की शुरुआत करें और क्वेश्चन ले लेते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। और गुरुत्वाकर्षण में जो हम बात करेंगे वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए, जो कक्षीय वेग होता है, जो कक्षीय वेग होता है, यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के लिए कितनी होती है? कक्षीय वेग अर्थ के लिए कितना होता है, बताएंगे आप सभी एक बार। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? राम राम जी भाई, सभी को राम राम। गुलफाम, रामू आर्मी, बोलो बोलो जल्दी। सुजीत कुमार, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अच्छा, ऑप्शन वाले प्राणी हो आप? ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन वाले प्राणी हैं आप, ऑप्शन देना चाहेंगे तुक्का मारने के लिए? कुछ तो तुक्का लगे। नहीं दूंगा ऑप्शन बेटा, फिर तुम तुक्का दो मान लेते हो। चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ कुछ आंसर आप सबके सही हैं, कुछ कुछ थोड़े से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो कल ही मैंने कहा था कि ये कक्षीय, ये सॉरी, पलायन वेग होता है, ये आपका एस्केप स्पीड होती है। तो कक्षीय वेग तो ये नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2.4। भाई साहब, ये भी पलायन वेग होता है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। ये भी नहीं होगा। कुछ प्यारे जवान आंसर कर रहे हैं 9.7। तो तुमने कर दिया उल्टा, किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी, तुमने कर दिया उल्टा। आंसर है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये आपका बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल आपकी तरह सही जवाब है। 7.9, गजब एकदम। 90% बच्चों का सही आंसर। कमेंट सेक्शन में 7.9 की ही केवल दहाड़। एकदम बहुत बढ़िया, मजा आ गया देखकर, वेरी गुड। चलिए जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और आज की कहानी को शुरू करें, जिसका नाम है प्रेशर यानी कि दाब। तो आज हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दाब कई सारे तरह का होता है। सबसे पहले हम यांत्रिक दाब को पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखना, नंबर 1 जो दाब है हमारा, वो पढ़ेंगे हम यांत्रिक दाब। यांत्रिक दाब यानी कि मैकेनिकल प्रेशर। अब आप समझेंगे कि मैकेनिकल प्रेशर क्या होता है। मैकेनिकल प्रेशर क्या होता है, यांत्रिक दाब क्या होता है। तो देखिए, मैकेनिकल प्रेशर जो होता है, यांत्रिक दाब जो होता है, जो इंसान किसी वस्तु पे दाब लगाए, जो ऊंट रेगिस्तान में दाब लगाता है, जो कील को गाड़ते समय दीवार पे दाब लगता है, जब आप, जो ट्रेन जो होती है पटरियों पे दाब लगाती है, ये सब यांत्रिक दाब होता है। यानी कि जो ठोसों के बीच में आता है, सॉलिड्स के बीच में आता है। तो याद रखना कि यांत्रिक दाब कहाँ काम करेगा? सॉलिड्स के बीच में काम करेगा, यानी कि ये ठोसों के बीच में काम करेगा। चलो भैया, ये तो समझ में आ गई, लेकिन ये तो बताओ कि दाब होता क्या है। सुनो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर मैं ये कहता हूं कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दो तरीके से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। एक बार अपने इन दोनों हाथों से इस पूरे बोर्ड पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, अपने दोनों हाथों से। तो मेरी ड्राइंग देखो, वैसे बहुत अच्छी है। ये हो गए तुम्हारे हाथ, और तुम कितना फोर्स लगा रहे हो? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। दूसरे केस में
तुम 10 ही न्यूटन का फोर्स लगाओगे लेकिन अपने अंगूठे से, तो अंगूठा कितना एरिया कवर करेगा? केवल केवल इतना सा एरिया कवर करेगा, छोटू सा एरिया कवर करेगा, और यहीं तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मुझे बताओ, गढ़ जाने की टेंडेंसी, धस जाने की प्रवृत्ति कौन से केस में ज्यादा है? केस नंबर 1 या केस नंबर 2? धस जाने की, हाथों के धस जाने की, या अंगूठे के धस जाने की? धसने का मतलब होता है पेनेट्रेट करना, तो पेनेट्रेट कर जाने की जो टेंडेंसी है, धस जाने की जो टेंडेंसी है, ये किस में ज्यादा है? ये बात आप मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अनुज यादव कह रहे हैं पैर है, हाथ है यार। ये तो पैर हैं सर जी, हाथ नहीं। ओहो यार, कोशिश तो की है मैंने, चलो पैर मान लो यार, पैर समझ लो। कल सारी क्लासेस बंद रहेंगी क्योंकि हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। 1 करोड़ जिस पे बच्चों का पूरा अधिकार है, आप सबका पूरा अधिकार है। तो आप भी कुछ प्रयागराज से होंगे, जब अवश्य आए उसमें। आप जैसे ही बच्चे हैं उन सब के बीच जाएंगे ताकि बच्चों के डाउट्स लिए जा सकें और थोड़ा सा जो एक खुशी का माहौल है वो बच्चों के साथ ही शेयर किया जा सके। तो सभी के आंसर कर रहे हैं कि भाई साहब 2 नंबर केस में धंसने की टेंडेंसी ज्यादा है। बस इसी धंसने की टेंडेंसी को ही तुम प्रेशर कहते हो, इस धंसने की टेंडेंसी को ही तुम दाब कहते हो, यही प्रेशर है। देखिए, बल दोनों में बराबर है, फोर्स दोनों में बराबर है, लेकिन यहां पर क्या है, इन हाथों के द्वारा कवर होने वाला क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो वो यहां पे मान लो हो सकता है कि 10 मीटर स्क्वायर हो। तो यहां पे अगर तुम इतने एरिया को 10 मीटर स्क्वायर कह रहे हो, तो इतने को क्या कहोगे? इतने को थोड़ा सा एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर कह देंगे। ये नंबर जितने भी हैं सब मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं। तो धंसने की टेंडेंसी किस पे निर्भर करती है? क्षेत्रफल पर। जितना क्षेत्रफल कम होगा, जितना एरिया कम होगा, धंसने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, और इस धंसने की प्रवृत्ति को ही हम दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला आप ये पढ़ते हो, दाब का फॉर्मूला आप ये पढ़ते हो कि भैया जी, प्रेशर बराबर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया। क्यों? देखिए, अगर तुम बल को एक जैसा भी रखो तो, समझो इस फॉर्मूले का मतलब, अगर तुम बल को एक जैसा भी रखो तो क्षेत्रफल को अगर आप घटाओगे, अगर तुम क्षेत्रफल को कम करोगे, तो दाब का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई क्षेत्रफल को कम किया तो दाब का मान बढ़ गया। चाहे फिजिकली देख लो, फील कर लो, चाहे तुम इसको फॉर्मूले से पढ़ लो। इस फॉर्मूले का अर्थ यही तो होता है कि जब नीचे की चीज घटेगी तो ऊपर की चीज बढ़ेगी, और यहां से तुमने फील भी कर लिया। ठीक है, चलिए। हाँ, कल इसलिए क्लासेस नहीं होंगी भाई, लाउडली इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा गला बिल्कुल खराब है। बस ये कह लीजिए कि मैं तो खड़ा होकर पढ़ा ही रहा हूँ, मेरी स्थिति नहीं है पढ़ाने लायक। माइक वाइक सब ठीक है, बस मेरा गला ही खराब है। सही है जी। तो दाब बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल। अगर तुम यहां पर दाब देखो कितना है, तो तुम कहोगे भैया, अगर हम यहां पर प्रेशर देखें तो बल दाब का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल। तो 10 से 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये न्यूटन में और ये मीटर स्क्वायर में। यहां का प्रेशर कितना आएगा? बल कितना है? 10, एरिया कितना है? 1, 10/1 10, ये न्यूटन में और ये मीटर स्क्वायर में। यानी कि ये देखो, यहां दाब केवल 1 है और यहां 10 है। अगर तुम एरिया को तुमने 10 गुना कम किया है, तो प्रेशर आपका 10 गुना बढ़ चुका है। फील इट, फील इट, इसको महसूस करना है। समझ में आ गया सर? बहुत ठीक पढ़ाते हैं, बहुत सारा प्यार। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर बल के अंदर। बल का दाब से कोई मतलब ही नहीं है। समान बल लगाने पर दाब को कम ज्यादा किया जा सकता है क्षेत्रफल के साथ खेलकर। यही कह रहा हूं मैं। चलिएगा, तो प्रश्न आएगा कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो आप कहोगे भैया जी, इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है, ये होती है, बल की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर।
इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, याद रखना। सर जी हमने तो बहुत सारे दाब के मात्रक पढ़े। हाँ, वो द्रव के दाब के और गैसों के दाब के हैं। लिक्विड्स और गैसेस के प्रेशर के हैं। ये केवल किसकी बात चल रही है? सॉलिड की बात चल रही है। तो यांत्रिक दाब ठोसों के बीच में काम करेगा। भाई तुम्हारा हाथ भी ठोस है और ये भी ठोस ही है। ठीक है, मौज कर दी, बहुत बढ़िया। कल और परसों आपकी क्लासेस बंद रहेंगी। चलिए भाई, ये हो गया। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दाब के अनुप्रयोग क्या हैं, उदाहरण बताइए। तो प्रश्न आएगा कि बताइए, रेलवे ट्रैक पर, ये रेलवे ट्रैक है, ये पटरियों के अलावा आपने देखा होगा लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर बिछाए जाते हैं। इनको लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर बोलते हैं, गुटके बोलते हैं। क्यों बिछाए जाते हैं समझिए। अगर ये स्लीपर ना हो तो भाई दाब क्या है? एरिया, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही कम है। क्षेत्रफल कैसा? बहुत पतला है। और क्षेत्रफल कम है तो घड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी दाब ज्यादा है। तो जो ट्रेन है उसमें तो बहुत सारा उसका खुद का वजन है, उसमें या फिर सामान होगा तो सामान, यात्री होंगे तो यात्री, उसका बहुत सारा वजन हो जाएगा और वो गढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, और क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घट जाता है। तो हम कहेंगे कि हम एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे कि प्रेशर आपका घट जाता है। जरा मुझे बताइए, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? जरा मुझे बताइए, आपको मेरी बात क्लियर है कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर इसलिए बिछाए जाते हैं क्यों? ताकि क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम किया जा सके और ट्रेन, बोगी, रेल गढ़े ना नीचे जमीन में। ठीक है, आगे प्रश्न आएगा, नोट भी करते चलो, नोट कर लो साथ के साथ, नोट कर लीजिए। सर हम झारखंड से हम आ सकते हैं प्रयागराज में। श्रवण कुमार मोस्ट वेलकम है। बाकी मेरे हिसाब से तो मान लीजिए थोड़ा सा दूर पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा दूर ना हो तो ज़रूर आइए, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग भी क्या ना कि यहाँ एक बंद कमरे से मैं बस कैमरे के सामने पढ़ा रहे होते हैं, कमेंट सेक्शन में किसी के कमेंट का रिप्लाई कर दिया तो बात अलग है। जैसे तुम्हारी इच्छा बहुत होती है हमसे मिलने की, देखने की, वैसे हमारी भी इच्छा बहुत होती है। आप आएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। हो गया नोट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, अब आपने देखा होगा कि प्रश्न आएगा कि कील नुकीली क्यों बनाई जाती है। भाई एक बात सोचिए आप, मेरे पास दो तरह की कील है। फिर से वही बात है, मेरे पास ये दो तरह की कील है, एक ये है और एक कील मेरे पास ये है। ये, इसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। अगर तुम समान दाब भी लगाओगे, अगर तुम 10 न्यूटन का बल भी लगाओगे, दाब नहीं सॉरी बल, ताकत जो तुम लगाते हो, 10 न्यूटन की ताकत से इसको ठोको, तो प्रेशर कितना आएगा? केवल 1 का आएगा, पीछे हमने देखा था। और यहाँ पे प्रेशर 10 का आएगा। तो नुकीली बनाने से देखो कितना बड़ा प्रेशर पे फर्क पड़ गया। तो गढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? गढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। जहां आप चाहते हैं कि चीज़ें गढ़ें, वहां पे क्षेत्रफल को कम कर देना। गढ़ने का मतलब प्रेशर ज़्यादा चाहते हैं तो क्षेत्रफल कम कर देना, और जहां पे आप चाहते हैं कि प्रेशर कम हो वहां पे क्षेत्रफल को बढ़ा देना। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हो? चीज़ें गढ़ें, तो क्षेत्रफल को हमने घटा दिया। सूटकेस के हैंडल को देखो, ऐसे जो सूटकेस के हत्थे होते हैं, भाई इसमें क्या चाहते हो आप? कि ये मेरे हाथों में गड़ जाए, निशान बन जाए, खून वून निकल आए? नहीं, आप चाहोगे कि मैं इसको उठा भी लूं तो मेरे हाथों में गढ़े ना। इसलिए ये चौड़े बनाए जाते हैं, इनका क्षेत्रफल ज्यादा बनाया जाता है ताकि दाब कम लगे। जैसे सामान भर लिया 5 किलो की पन्नी में, पतली सी में, और यहाँ टांग ली। अब बाइक पर टांग के ला रहे हैं, घर आके देखें तो लाल लाल हो जाता है हाथ, कितनी भयंकर गड़ जाती है कि नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलिएगा, ठीक है जी। तो जरा मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आ गया? यार अरे से एक गिलास गर्म पानी ले आओ, तुम कहाँ से लेके आते हो? सत्यम कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। भाई साहब मैं क्या यार, 4 बार पैदा हुआ था, मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया आज? हाँ बिहार में आएंगे मिस्टर खान जी, 15 मिलियन पर जो होगा हमारा बिहार होगा।
और आपकी आवाज आज दुर्योधन जैसी लग रही है। अरे भाई साहब यार, किसी और से तुलना कर लेते यार, वो तो बहुत बेकार आदमी था। बेस्ट पढ़ाते हैं कुलदीप, बहुत सारा प्यार। क्लियर है? बताइए। उम्मीद है आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। ये हो गया प्रेशर। एक चीज रह गई है कि ये कैसी राशि है। तो मेरे प्यारे जवानों, ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम कहोगे भैया यहाँ में तो दिशा भी है, ये स्केलर कैसे है? इसमें दिशा है, लेकिन एक ही दिशा है। कहाँ है? अंदर की तरफ। भाई दाब लगेगा कील का दाब तो अंदर की तरफ, और जो रेल लगाएगी पटरी पे तो अंदर की तरफ। दाब एक दिशा में लगता है। देखिए, दिशा से सदिश राशियों का मतलब जब होता है जब मल्टीपल डायरेक्शंस पे उसकी डिपेंडेंसी हो, यानी एक से ज्यादा दिशाओं पे निर्भरता हो। अगर एक ही दिशा पे निर्भरता है तो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है, ये अदिशी राशि है। एक ही दिशा तो है इसमें, इसका दिशाओं पे कोई निर्भरता नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे चलें। अब देख लेते हैं, ये पीडीएफ है, इससे बाद में नोट करते रहना आप। अरे तेरी, तो ये हो गया आपका क्या? दाब। यहां तक हो गया। इसमें अगली राशि को देखते हैं, और अगली राशि आपकी आती है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। समझना डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, बड़े ही ध्यान से समझना। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी किसी भी की हो सकती है, सॉलिड की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है, और गैसेस की भी हो सकती है, ठोस की भी हो सकती है, द्रव की भी हो सकती है, और गैसेस की भी हो सकती है। ठीक है, घनत्व सभी का होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है समझिए। घनत्व का बेसिक सा मतलब है घनापन, उसकी डेंसनेस। जैसे जियोग्राफी में आपने पढ़े होंगे घने जंगल। घने जंगल का अर्थ क्या होता है? जब एक छोटे से क्षेत्र में ज्यादा पेड़ होते हैं तो जिस भी पदार्थ के अणु बहुत नजदीक नजदीक होंगे उसी का घनत्व ज्यादा होगा, और जिसके अणु दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, उसी का घनत्व कम होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान के चलिएगा ये मेरे पास एक बर्तन है, ये मेरे पास एक बर्तन है, अगर मैं इस बर्तन में, मान के चलिए ये 1 मीटर क्यूब का बर्तन है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें पत्थर भरूं तो पत्थर हो सकता है 10 किलो आ जाए, ठोक ठोक के भर दिया। लेकिन अगर मैं इसमें कॉटन भरूं, रुई भरूं 1 मीटर क्यूब के बर्तन में, तो हो सकता है 1 किलो ही आए। भाई रुई कितना ही ठूस ठूस के भर लेना, 1 किलो से ज्यादा रुई नहीं आएगी। रुई बहुत हल्की होती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित आयतन में इसका द्रव्यमान ज्यादा है, जबकि इसी आयतन में इसका द्रव्यमान कम है। तो इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये ज्यादा भारी है, पत्थर ज्यादा भारी है, रुई हल्की है। इसी को तो घनत्व कहते हैं, इसी को तो डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का मतलब होता है, घनत्व का मतलब होता है कि आप ये चेक कर रहे हो, घनत्व का मतलब है कि आप चेक कर रहे हो कि कितना द्रव्यमान आ सकता है, कितना मास आ सकता है एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित वॉल्यूम में। मतलब कितना ज्यादा इसका द्रव्यमान समा सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा, कोई बच्चा कहेगा भैया इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो इसकी परिभाषा तुमसे कभी नहीं पूछी जाएगी। बाकी अगर आप बताना चाहें परिभाषा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात है, ये मास और वॉल्यूम का रेशियो है। बस इतना आपसे पूछा जाएगा। भाई बहुत सारा आभार, आप कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, कह रहे हैं आप नवीन सर के जैसा पढ़ाते हैं। अगर देखिए नवीन सर से मेरी तुलना 1% भी हो जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सफल मानूंगा। एक बहुत ही बेहतरीन अध्यापक होने के साथ साथ हमें काफ़ी कुछ उनसे सीखा। मतलब बहुत ही अलग उनकी क्वालिटीज़ हैं, और सबसे अच्छी बात जो उन्हें और खूबसूरत बनाती है उनकी इंसानियत है। बहुत अच्छे अध्यापक होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, हमेशा अपनी टीम को कोऑपरेट करते हैं, हमेशा हर एक व्यक्ति की बातों को सुनते हैं, समझाते हैं, ज़रूरत होने पर मार्गदर्शन भी करते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये हो गया आपका घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मास, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कितना द्रव्यमान समा सकता है, कितना द्रव्यमान किसी वस्तु का समा सकता है, यही उसका घनत्व बताता है। घनापन है, कैसे भी समझ लो इसको, जैसे महसूस कर सको। अगर इसका मात्रक मैं तुमसे पूछूं, अगर इसकी यूनिट
मैं तुमसे पूछूं तो तुम बहुत आराम से बता दोगे कि भैया यूनिट बनाने में अब हम एक्सपर्ट हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। हालांकि लीटर भी होता है, लेकिन एम के एस यूनिट मीटर क्यूब होती है। भाई वॉल्यूम एंड डेंसिटी में क्या अंतर है? भैया मयूर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस पेन में और इस बोर्ड में क्या अंतर है? भैया पेन की प्रॉपर्टीज अलग है, बोर्ड की प्रॉपर्टीज अलग है। भाई वॉल्यूम क्या होता है? आयतन होता है कि कोई वस्तु कितने मीटर क्यूब जगह घेर रही है। डेंसिटी होती है कि कोई वस्तु के अणु कितने नजदीक है, वो कितना भारी है। ठीक है, चलिएगा। जिज्ञासा जी वो आगे बताएंगे। केजी पर मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया, गजब, एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा है। केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। अब अगर तुम इसकी विमा मुझसे पूछो, अगर तुम इसकी डायमेंशन मुझसे पूछो, तो मैं ये कहूंगा केजी के लिए एम लिख दो, मीटर क्यूब के लिए एल लिख दो। तो ये हो जाएगी एम, एल की पावर ऊपर आके -3 हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, अगर एक पत्थर का घनत्व, मान लो जैसे शहद है, 1 लीटर में आपके पास शहद है, और शहद का घनत्व अगर आप 1 लीटर में शहद भरोगे तो वो 2 किलो आएगा। 1 लीटर जो आपका घर का लीटर होता है दूध मापने वाला, उसमें अगर आप शहद भरोगे तो वो 2 किलो आएगा। ठीक है, मान लो पूर्व दिशा में आप चल रहे हो, वो 2 किलो आ रहा है। क्या पश्चिम दिशा में 2 किलो से ज्यादा आ जाएगा? नहीं। तो उसका घनत्व उतना ही तो है, चाहे पूर्व दिशा में हो चाहे पश्चिम दिशा में। तो इसका दिशा से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक अदिश राशि है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वादा किया था ना हमने कि मात्रक, विमा, अदिश, सदिश, एक राशि हमें समझ में आ जाए तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बताइए, क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? प्रयागराज में आ रहा हूँ भाई, मैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्रियंका, बहुत सारा आभार। रेलवे ट्रैक के गुटके जमीन से भाई गड़े नहीं होते, वो तो अपने आप बिगड़ जाते हैं जब इतना भारी भार उन पर गुजरेगा, तो अपने आप जगह बना लेते हैं। जितेंद्र बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को एकदम डेंसिटी क्लियर है। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। शहद क्या सर जी? दारू है? क्या बात कर रहे हो यार? शहद क्या होता है? हनी जो होता है यार, हनी नहीं होता। क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ जो मधुमक्खी बनाती है? अरे तुम यार किसकी बात कर रहे हो? दारू यार, दारू का एग्जाम्पल लेंगे हम, वह वैसे ही मुझे तो नाम से ही नशा हो जाएगा यार। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया आपका घनत्व, ये हो गया आपका डेंसिटी। अब देखिए, घनत्व हो गया। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं जिसका नाम है आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व। एक राशि मैं आपसे पूछता हूं, आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। एक राशि की मैं आपसे बात करूंगा जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है समझो। रिलेटिव डेंसिटी होती है, जैसे मान लो मैं ये बताऊं कि जो लोहा है वो पानी से कितने गुना भारी है। तो लोहा जो है वो पानी से तकरीबन 8 गुना भारी है। भाई पानी तो हल्का होता है, लोहा बहुत भारी होता है। भाई लोहे का, पानी का 1 किलो उठाओ, मतलब पानी, अगर तुम देखो कि जैसे एक, मतलब एक बर्तन में 2 समान बर्तन है, उसमें उतना ही पानी भरो उतना ही लोहा भरो, तो लोहा ज्यादा आ जाएगा, पानी कम आएगा, है कि नहीं है? तो आप ये देखेंगे कि लोहा जो है ज्यादा भारी है। अब लोहा कितने गुना भारी है भाई? 8 गुना भारी है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लोहा जो है वो 8 गुना भारी है, तो क्या मुझे मात्रक की जरूरत है? शायद नहीं। जब हम किसी चीज की तुलना किसी से करते हैं तो कभी भी हम मात्रक नहीं बताते। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? दो घनत्वों की तुलना करना।
दो डेंसिटी की कंपेयर करने को ही हम आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। बस इतना समझ लो। ये क्या होता है? दो घनत्वों की तुलना। इसका ना कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी, ना आपसे कुछ पूछा जाएगा। बस क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। दो घनत्वों की तुलना होती है, यानी कि कंपेयर ऑफ टू डेंसिटीज। कंपेयर ऑफ टू डेंसिटीज, दो डेंसिटीज का कंपैरिजन होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये कैसी होती है? मात्रकहीन। मात्रकहीन होती है, यानी कि यूनिट लेस होती है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इस टॉपिक से ये प्रश्न आएगा। बच्चा क्या रट के जाता है? खाली घनत्व रट जाएगा। भैया खाली घनत्व तुम रट गए, घनत्व का तो मात्रक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी की क्या यूनिट है, तो तुम कहोगे इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। बताइए जल्दी से भाई। जब तुलना करोगे, जैसे आपके पिताजी, जैसे मान लो तुम्हारा नंबर आए 50, तुम्हारे दोस्त के आगे 100, तो तुम्हारे पिताजी दो तरीके से तुमसे कह सकते हैं कि भाई तेरे नंबर तो कुल 50 ही आए, या फिर वो कह सकते हैं तेरे नंबर तो तेरे दोस्त की तुलना में आधे ही आए। तो जब वो आधा, पूरा, एक गुना, दो गुना कहेंगे तो मात्रक की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? जल्दी बताइए एक बार, आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। बस इतना सा हमें समझना है। पूरी क्लास करने के बाद अलग से बुक पढ़ना होगा। सौरभ, मैं कहता हूं एक भी शब्द नहीं पढ़ना होगा बुक से, एक भी शब्द। एक भैया कह रहे हैं आप कमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हो। भाई साहब, कमेंट पे ध्यान देने के लिए क्या अंकित भाटी सर को बिठाऊं क्लास में? क्यों भाई? अंकित भाटी सर थोड़ी ना मेरे कमेंट पढ़ेंगे। भाई साहब मेरे बच्चे हैं, जब क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा कमेंट भी बताने पड़ेंगे। और आप देखो, पढ़ाई के बीच में मैं कोई कमेंट नहीं लेता। मैं कमेंट तब लेता हूँ जब बोलता हूँ समझ में आ गया, या नोट करने के लिए समय देता हूँ। और जब तक बच्चे को समझ नहीं आएगा, मेरे पास थम्स नहीं आ जाएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ताकि किसी का कोई डाउट ना रह जाए। तब तक मैं उनके कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। भाई उसमें क्या दिक्कत है यार? जब मैं कमेंट पढ़ा करूँ, आप अपनी आवाज़ को, वॉल्यूम को डाउन कर लिया करो। अब भाई मेरे बच्चे हैं, तो भाई क्या करना पड़ेगा, कमेंट भी तो मुझे ही पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलेगा, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब बात करते हैं द्रव के दाब की। अभी तक हमने किसका दाब पढ़ा? अभी तक हमने ठोसों का दाब पढ़ा। भाई हमने एग्जाम्पल लिए, रेल की पटरी का एग्जाम्पल लिया, कील का एग्जाम्पल ले लिया, हमने सूटकेस का एग्जाम्पल ले लिया। ये सारे के सारे ठोस हैं। अगर हम बात करें द्रव के दाब की, अगर हम बात करें द्रव के दाब की, द्रव का दाब यानी कि लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर की अब हम बात करेंगे। देखिए लिक्विड प्रेशर क्या होता है, समझो। लिक्विड प्रेशर होता है, जैसे कि मान लो आपने एक, जैसे आपने एक गिलास में पानी भरा। जैसे ये मेरे पास एक गिलास है और इसमें मान लो मैंने पानी भर दिया। अब ये पानी क्या चाह रहा होगा? ये पानी चाह रहा होगा, ये पानी चाह रहा होगा कि ये जो तली है मैं इसको नीचे निकाल दूं। भाई ये जो पानी है सारा का सारा इस सरफेस पर, इस तली पर बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि ये तली नीचे आ जाए। बोलो क्या मैं सही कह रहा हूं? मेरी बात बिल्कुल सही है। तो द्रव जो होता है, लिक्विड जो होता है, जिस भी बर्तन में डाला जाता है उस बर्तन पर एक दाब लगाता है। या कहीं भी होगा, समुद्र में होगा तो समुद्र की तली पे सारा का सारा दाब वो समुद्र की तली पे लगा रहा है, बॉटम सरफेस पर लगा रहा है। तो द्रव के द्वारा आरोपित दाब को द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, बात आती है। जैसे मान के चलिए मैंने कहा मैं एक गिलास को बना लेता हूं। ये गिलास है मेरे पास, ये गिलास है और इस गिलास में मैंने माना h ऊंचाई तक पानी भरा है। इस गिलास में h ऊंचाई तक पानी भरा है। यह है इसकी ऊंचाई h। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो हाइट है, इसको मान लेते हैं h। ठीक है, इसको मान लेते हैं h। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अच्छा, पानी की जो डेंसिटी है, पानी की जो
डेंसिटी है, पानी का जो घनत्व है, इसको मान लेते हैं डी। घनत्व को हम डी से दिखाते हैं। अगर मैं लिखना रह गया हो तो लिख लीजिए कि घनत्व को हम किस लेटर से दिखाते हैं। हम दिखाते हैं लेटर नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करिए, घनत्व को दिखाइए रो से। ये है सिंबल रो। और इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है, क्योंकि सॉरी सॉरी गलत हो गया, द्रव में ऊंचाई नहीं होती, द्रव में गहराई होती है। द्रव में क्या होती है? गहराई। तो इसकी गहराई है, ये यहां से यहां तक इतना ये गहरा है। इसकी गहराई को आप दिखाइए डी से। इसकी गहराई को किससे दिखाइए आप? डी से। इसकी गहराई यानी कि इसकी डेप्थ को आप दिखाइए डी से। और डेंसिटी को किससे दिखाया हमने? इस सिंबल से। उल्टा पी बना दो ये डेंसिटी का सिंबल है। और मान लो इस स्थान पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जी है। इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये क्या है? जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये द्रव इस तली पर कितना दाब लगा रहा है, तो यहां पे जो दाब का फॉर्मूला होगा, एक द्रव के द्वारा लगाए गए दाब का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये होता है दाब बराबर घनत्व गुणा गहराई गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तीन चीजों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि डेंसिटी और इसकी डेप्थ और जी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये लिक्विड का प्रेशर आ जाएगा। यहां पे P बराबर F/A मत लगाना, इस चीज को अच्छे से याद कर लो। इस चीज को कैसे याद रखोगे? P बराबर, यहां पे फॉर्मूला है, घनत्व को रो से, गहराई को D से और इसको G से दिखाएंगे। ठीक है भाई साहब? तो कृपया करके यहां पे ये सूत्र मत लगाना, आपको सूत्र लगाना है ये रो डी जी। रो डी जी लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला है, रो गुणा डी गुणा जी। सही है? अब देखिए, आपको आपसे प्रश्न कैसे बनेगा? आपसे पहला प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न सुनो बड़े ध्यान से, कि मान के चलिएगा मेरे पास एक तो ये बर्तन है और एक मेरे पास ये बर्तन है। ठीक है? दोनों में समान ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल सेम ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक सेम गहराई तक, सॉरी सेम गहराई तक पानी भरा हुआ है। तो ये बताइए कौन सा बर्तन ज्यादा दाब लगाएगा? नंबर एक बर्तन या नंबर दो बर्तन? बताइए, अगर दोनों में समान गहराई तक पानी भरा हुआ हो तो बताएं कृपया, कौन सा बर्तन ज्यादा दाब लगाएगा? जल्दी बोलिए, नंबर एक या नंबर दो? पेपर आ गया, क्वेश्चन आ गया ऐसा। जल्दी से बताइए। तो आकाश कुमार कह रहे हैं नंबर एक बर्तन ज्यादा दाब लगाएगा, कोई कह रहा है नंबर दो बर्तन। देखो, नंबर एक वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं कि एरिया कम है तो दाब ज्यादा लगेगा, ये हमने पढ़ा था। अरे मेरे शेर, मैंने कहा था कि द्रव के लिए ये फॉर्मूला लगाना, और इसमें कहीं क्षेत्रफल का जिक्र है? इसमें कहीं क्षेत्रफल का जिक्र हो तो बताओ। इसमें तो कहीं क्षेत्रफल नहीं, मैंने तो मना किया था ये फॉर्मूला लगाओ ही मत, द्रव के केस में, लिक्विड के केस में। इसमें तो डेंसिटी है, गहराई है और जी है, घनत्व है, गहराई है और गुरुत्वीय त्वरण है। भाई साहब, पानी ही है, घनत्व बराबर होगा, गहराई है, बिल्कुल घनत्व गहराई है दोनों की बराबर, जी की वैल्यू दोनों के लिए बराबर, दोनों समान दाब लगाएंगे, दोनों के दोनों समान दाब लगाएंगे। यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही तुम्हें कंफ्यूज कर दिया जाता है। भाई साहब, समान दाब लगेगा, समान दाब लगेगा, दोनों के द्वारा समान दाब लगेगा, तो प्रेशर विल बी सेम। बस इतना बता दो, क्या समझ में आ गया?
ये सोचो ही मत कि ये पतला है ये मोटा है, बस ये देखो ऊंचाई समान है। हाँ, ऊंचाई समान है, द्रव समान दाब लगाएगा। कोई भी द्रव हो, अगर दोनों सेम द्रव हैं तो भाई ये भी पानी है ये भी पानी है, तो दाब कैसा लगेगा? बिल्कुल समान लगेगा। आया मजा? ऐसे क्वेश्चंस करके आते हैं, तुम्हें गड़बड़ करवा देगा। एक और क्वेश्चन बना दूं, देखो बड़े ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन कहेगा कि द्रव का दाब निर्भर करता है, द्रव का दाब निर्भर करता है, द्रव का दाब निर्भर करता है, यानी कि फ्लूइड या लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, लिक्विड प्रेशर कैसे डिपेंड करता, किस पे डिपेंड करता है? नंबर एक एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। नंबर बी डेप्थ, यानी कि गहराई। सी बोथ, यानी कि दोनों पर। डी कोई नहीं, किसी पर भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताओ जल्दी से बताइए। दोनों में से कोई एक कम हो तो भाई क्या कम हो दोनों में से? चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का आंसर क्या है कि भाई साहब ये कभी भी एरिया पर तो निर्भर नहीं करेगा। द्रव का दाब एरिया पर नहीं करता, ठोसों का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। गहराई पर बिल्कुल करेगा, दोनों पे तो नहीं करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आशा करूंगा कि अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत उलझाया जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया किसका दाब? द्रव का दाब। जैसे अगर मैं दिखाऊं ना, देखो एक प्रैक्टिकल भी है, द्रव का दाब क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। आप इसको ध्यान से देखो कि ये हमने 3 तरह के बर्तन लिए हैं और इनमें अलग अलग तीनों का वो है एरिया है। इसका देखो क्या है, इसका यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इसका ज़्यादा है। लेकिन जब हमने प्रेशर गेज लगाया है जो प्रेशर को मापता है, जैसे आप हवा डलवाने जाते होंगे तो प्रेशर गेज से मापा जाता है, तो देखो सेम रीडिंग दे रहा है, ये भी सेम रीडिंग है, ये भी सेम रीडिंग है और ये भी सेम ही रीडिंग है। तो प्रेशर गेज की रीडिंग बिल्कुल ही सेम है। ये प्रैक्टिकल ही है बिल्कुल। चलिए इससे आपको याद भी रहेगा। अब बात करते हैं पास्कल का नियम। अगला मुद्दा इसमें आता है पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। देखिए पास्कल साहब क्या कहते हैं, पास्कल साहब कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना आप मेरी बातों को, एकदम मजा आएगा। कि जैसे मान के चलिएगा हमारे पास एक बर्तन है और इसमें कुछ भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, चाहे पानी है, चाहे शहद है, चाहे दूध है, चाहे मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी हो, कोई भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है। अब हमने इसमें एक लोहे का टुकड़ा डाला, मान लो मैंने इसमें एक लोहे का टुकड़ा डाला ऐसे, तो ये लोहे का टुकड़ा नीचे जाएगा, मान लो ये यहाँ आके बैठ गया, और जब ये यहाँ आके बैठेगा तो ये पानी को हटाता हुआ आएगा, और जब फाइनली यहाँ रुक जाएगा तो इतना पानी हटा देगा। ये मान लो सॉलिड है, ठोस है, ये पूरा ठोस है, सॉलिड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इतना सारा पानी हटा देगा, खुद की जगह बनाने के लिए ये इतना सारा पानी हटा देगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब हटा हुआ पानी कहाँ जाएगा? जब जैसे ये डलेगा पानी हटेगा तो पानी यहाँ जमा होगा, यहाँ जमा होगा, इसके ऊपर ऊपर ऐसे करके जाएगा। फील करो, फील करो, पानी ऐसे जाएगा और फिर से अपनी जगह लेने के लिए वापस आएगा, लेकिन उसे दिखेगा कि वहां कोई और है तो वो उससे कहेगा मेरी जगह से हट जा, और उस पर दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो पानी क्या है, जब अपनी जगह लेने वापस आएगा तो इस पर चारों तरफ से दाब लगाएगा, चारों तरफ का पानी इस पर प्रेशर लगाएगा, भाई इधर से भी लगाएगा पानी प्रेशर, इधर से भी लगाएगा पानी प्रेशर, इधर से भी लगाएगा, और पानी प्रेशर नीचे से भी लगाएगा। तो हर डायरेक्शन से, हर एक दिशा से, हर एक डायरेक्शन से, हर एक दिशा से यूनिफॉर्म प्रेशर लगेगा, एक समान दाब लगेगा। देखो दाब लगेगा ठीक है, लेकिन वो हर एक दिशा से एक समान लगेगा, सेम होगा। अगर ये 4 पास्कल का है तो ये भी 4 पास्कल का होगा, ये भी 4 पास्कल का होगा, ये भी 4 पास्कल का होगा,
ये बात बताते हैं पास्कल साहब, और इनको ही कहते हैं पास्कल का नियम। ठीक है, इसी को कहते हैं पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। ठीक है, चलो ये बात बढ़िया है। इसका इस्तेमाल क्या है भैया, सुनो। पास्कल के नियम का जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है? आपने देखा होगा आजकल सारी की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हाइड्रोलिक्स से चलती हैं। हाइड्रोलिक का मतलब आपने सुना होगा, जैसे पुरानी कारों में ब्रेक कैसे आते थे कि एक नीचे रॉड लगी होती थी, यहाँ पहिए पे एक रॉड लगी होती थी, स्टीयरिंग को घुमाओगे ये रॉड घूमेगी और आपका पहिया घूमेगा। उसमें हमें बहुत घुमाना पड़ता था, लेकिन आजकल सब हाइड्रोलिक से चलता है। हाइड्रोलिक में क्या होता है कि जो आपका स्टीयरिंग है उससे नीचे एक रॉड है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। यही लिक्विड आपका कहाँ चला जाता है? पहियों के पास। जैसे ही आप हैंडल को घुमाते हैं लिक्विड दबता है, पहियों को घुमा देता है। बहुत एडवांस है। गांव में देखो ट्रैक्टर ट्रॉली तक में आजकल हाइड्रोलिक का इस्तेमाल होता है, जेसीबी में हाइड्रोलिक का इस्तेमाल होता है। तो हाइड्रोलिक्स जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, यानी कि द्रव से चलने वाली, चाहे ब्रेक हो चाहे वो लिफ्ट हो, सभी पास्कल के नियम पर आधारित हैं। अब भैया पास्कल का नियम कहाँ लग रहा है इनमें, समझो। मान के चलो तुम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करो, जैसे तुम कार वॉश कराने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कार वॉश करने वाला एक जगह कार को खड़ी करवाएगा, दुकान में अंदर जाएगा, किसी प्लंजर को दबाएगा, कार आपके ऊपर उठती चली जाती है। क्या चल रहा है नीचे? नीचे क्या चल रहा है कि जब प्लंजर से लिक्विड को दबाया जाएगा, प्लंजर से लिक्विड को दबाया जाएगा, तो यही लिक्विड इस कार को ऊपर लिफ्ट कर देगा, इस तरीके से ऊपर उठा देगा। यही लिक्विड इस कार को ऊपर लिफ्ट कर देगा, ऊपर उठा देगा। ठीक है, अब देखिए पास्कल का नियम कहाँ है। अगर ये समान दाब ना लगाए, अगर मान लो ये कम दाब लगा दे, यहाँ ज्यादा दाब लगा दे, तो क्या होगा? कार ऐसे उठ जाएगी, या यहाँ ज्यादा हो यहाँ कम हो तो ऐसे उठ जाएगी, यानी कार गिर जाएगी। कार को यूनिफॉर्म उठाने के लिए, कार को यूनिफॉर्म उठाने के लिए हमें क्या चाहिए? दाब समान लगना चाहिए। ऐसे ही अगर हम देखें हाइड्रोलिक ब्रेक में, जिनको आजकल आप डिस्क ब्रेक बोलते हो, डिस्क ब्रेक क्या होते हैं? डिस्क ब्रेक बोलते हैं उनको। डिस्क ब्रेक क्या होते हैं? डिस्क ब्रेक होते हैं, जैसे आपने बाइक में देखा होगा, एक वो लगा होता है, प्लेट सी लगी होगी, उसके ऊपर एक ग्रिपर लगा होता है। तो जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे तो लिक्विड जाएगा और उस ग्रिपर से प्लेट को दबा देगा। प्लेट जब रुक जाएगी, प्लेट पहिए से अटैच है तो पहिया भी रुक जाएगा। में पास्कल का नियम कहाँ है? जैसे ये ग्रिपर है, मान लो मेरी चारों उंगलियां ग्रिपर हैं, और मान लो ये ज्यादा दाब लगा रही है, ये कम, तो पहिया क्या होगा? ऐसे गड़गड़ गड़गड़ कर जाएगा, क्योंकि यहां से तो रुक गया, यहां से नहीं रुका। तो हमें क्या चाहिए? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम प्रेशर लगना चाहिए, जिससे कि पहिया वहीं की वहीं रुक जाए। इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सेम प्रेशर, जो पास्कल साहब ने दिया था। ठीक है जी, तो ये हो गए पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण। तो आज कहानी को यहीं तक रहने देते हैं, कल की कहानी को शुरू करेंगे। कल कल तो नहीं होगी, अब आपकी क्लास मंडे को होगी। 2 दिन का समय आपके पास है, कल शायद नहीं क्लासेस चलें, बहुत कम क्लासेस चलेंगी, परसों भी। अच्छे से उस टाइम का यूटिलाइजेशन करना, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो अच्छे से 2 दिनों में। मॉक टेस्ट देना, कम नंबर आए तो गलतियों को पहचानना, हर किसी टीचर से या किसी से ये नहीं पूछना मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़े। बड़ा बेसिक सा तरीका है। वो पॉइंट देखो जहाँ पे गलतियां कट रही है, मैथ्स में हो रही हैं, किस टॉपिक में हो रही हैं, उनको सुधारो। कहीं ना कहीं कमजोरी है, अच्छे से पढ़ो, उनको क्या रह गया वो देखो। अगर नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लाना है, और कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। मेरा नाम धर्मेंद्र है। चलिए तो मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।